वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। प्रकृति ने मनुष्य को अनेक अनुपम उपहार दिए हैं। इन्हीं उपहारों में से एक उपहार है नेत्र। प्रकृति के सौंदर्य को निहारने और उनकी सुंदर छटा को अपने में समेटने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। विश्व के रचयिता ने जब अपनी सबसे प्रिय कृति मानव शरीर की रचना की तो उसने सबसे पहले उसे आंखें प्रदान की ताकि वह इस संसार की हर वस्तु को देखकर उसका आनंद ले सके। हमारे भारतीय साहित्य में भी आंखों का वर्णन हर कवि, साहित्यकार और लेखक ने किया है। उनके नश शिख वर्णन में आंखें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उनके अनुसार नारी सुंदरता में आंखों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नेत्रों को शरीर का सबसे अनमोल अंग माना गया है। नेत्रहीन व्यक्ति को जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी कल्पना करना भी कठिन है। उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है क्योंकि वे ईश्वर प्रदत्त सुंदर संसार को देख ही नहीं पाते, न ही उसका आनंद ले पाते हैं। इसीलिए वे अपने जीवन को व्यर्थ भार मानकर मायूसी में जीते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, उनके जीवन की सूखी बगिया को हरा भरा बना सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने नेत्रों का दान करना होगा क्योंकि अपनी आंखों से दूसरों को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए नेत्रदान ही एकमात्र सेवा है जिसके माध्यम से आपकी आंखें पाने वाला एक नेत्रहीन अपना जीवन बदल सकता है, अपनी अंधेरी दुनिया को जगमगा सकता है। हाँ, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं का होना परमावश्यक है। पैरा आज हर क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ मनुष्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति की है और दिन प्रतिदिन चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। आज चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। आज मनुष्य ने ऐसी कई लाइलाज बीमारियों का इलाज खोज निकाला है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। शल्य चिकित्सा द्वारा अनेक विकृत व रोगग्रस्त रोगों को ठीक किया जा रहा है। पैरा व्यवस्था से लाभ उठाने वालों की परिवर्तन के लिए अनिच्छा को तात्कालिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है क्योंकि अगर सुधार में देरी हुई तो हमें भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने विश्व में परस्पर निर्भरता और शांतिपूर्ण समायोजन बढ़ाने के महत्व और परिणामों पर उचित ही जोर दिया है। हमारा स्पष्टतः घोषित विचार, जिसे मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, यह रहा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान टकराव से नहीं हो सकता। विश्व समुदाय को मिलजुल कर और शांति के साथ विश्व के समग्र उत्पादन और उपभोग के बीच ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जिससे प्रत्येक राष्ट्र को उसका उचित हिस्सा मिल सके। मेरा विचार है कि विश्व समुदाय को दशक की समाप्ति से पहले पहले निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए। मुख्य प्रश्न बुनियादी प्रौद्योगिकी है, यानी यह है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं।
क्या हम चाहते हैं कि विकासशील देश केवल कच्चे माल और सस्ते श्रम को जुटाते रहें और पूंजीगत सामान, निर्मित वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकी को अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित देशों पर निर्भर बने रहें? कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसे तब तक आधुनिक रूप नहीं दिया जा सकता है जब तक उसको वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर प्रदान किया जाए। इस परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण ही विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण के प्रयासों की आलोचना की जाती है और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा विकास संबंधी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का आग्रह किया जाता है। पैरा दूसरी ओर, विकासशील देश के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि वे जिस हद तक अपने प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय उत्पादन के लिए नहीं कर पाते, उसी हद तक वे अविकसित हैं। इस शताब्दी के 5वें दशक के आरंभिक वर्षों की तुलना में वे अब यह महसूस करते हैं कि आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उन्हीं को प्रयास करना होगा, लेकिन इस प्रयास में वर्तमान आर्थिक संबंधों और रुझानों के रूप में एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। आपने कहा है कि एक के बाद एक कई देशों में अपने लाभ की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा लेना चाहा, लेकिन वे इसमें अपरिहार्य कारणों से सफल नहीं हुए। एक व्यक्ति के अंगों को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करने में भी मनुष्य ने सफलता पा ली है। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण के साथ ही आँखों के मामले में कॉर्निया प्रत्यारोपण की विधि मनुष्य ने खोज निकाली है। इस विधि के अंतर्गत कॉर्निया में हुई किसी भी तरह की बीमारी, चोट या फिर पोषक तत्वों की कमी से हुई किसी भी तरह की बीमारी का उपचार किया जा सकता है। यद्यपि आज गतिविधियां अत्यंत तीव्रगामी हैं, जीवन की गतिशीलता में शिक्षा कठोरक का कार्य करती है। आज प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का उपकरण अति आवश्यक हो गया है। शिक्षा का ज्ञान प्रसार विकास का रास्ता प्रशस्त करता है। मानव आज शिक्षा की सहायता से ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए धरती से अंतरिक्ष में पहुंचकर ग्रह नक्षत्रों की खोज कर रहा है। प्रकृति पर विजय पाने का स्वप्न शिक्षा के माध्यम से साकार हो सकता है। नदियों का रुख मोड़ना, पर्वतों के शिखर पर पहुंचना, सागर की छाती को चीरकर समुद्री संपदा को प्राप्त करना जैसी चीज़ें शिक्षा के द्वारा मनुष्य के लिए संभव हो सका है। जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिस्थापना और राष्ट्र के विकास की राह में निरक्षरता को सबसे बड़ी अड़चन मानते हुए ही संविधान में उसको जड़ से दूर करने के लिए पवित्र संकल्प लिया गया था। संविधान के चौथे भाग के अनुसार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के लागू होने के बाद 10 वर्षों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन संविधान लागू हुआ लंबा अरसा बीत चुका है, फिर भी अब तक देश में बहुत से बच्चे अशिक्षा के अंधकार में भटक रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा रूपी इमारत की पहली मंजिल होती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा इमारत की 2 अलग अलग मंजिल हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों प्राथमिक शिक्षा की पहली मंजिल पर खड़ी हैं।